दोस्तों, अगर इस साल आप कोई बाइक लेने की सोच रहे हो तो रुक जाओ। पहले ये वीडियो देखो और फिर डिसाइड करना वो बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिया की टॉप सेलिंग बाइक्स के बारे में जो हर महीने हजारों और लाखों में बिकती हैं। लेकिन आज के वीडियो उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी बाइक्स की जो कंपनी की वेबसाइट पर तो लिस्टेड है, शोरूम में भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता। तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो बाइक लेने का प्लान बना रहे हो वो इसी लिस्ट में शामिल हो और आपकी मेहनत की कमाई से ली हुई बाइक आपके लिए ही रिग्रेट करने की वजह बन जाए। इस लिस्ट में तुम्हें सुजुकी, केटीएम, बजाज, टीवीएस और हीरो जैसे सभी ब्रांड्स तो मिलेंगे ही, लेकिन इस लिस्ट की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बाइक्स इसी लिस्ट में होंडा की हैं। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट के लास्ट नंबर पर रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड की बाइक भी मौजूद है। हाँ, वही रॉयल एनफील्ड जिसकी बाइक्स इंडिया में रोड पर सबसे ज्यादा दिखती हैं। उसी ब्रांड की एक बाइक आज मार्केट में सबसे बुरी हालत में पहुंच चुकी है। भाई, तू होंडा के लिए बायस है, तूने हीरो की हर बाइक को क्रिटिसाइज किया लेकिन वही होंडा को कुछ भी नहीं बोला। ये कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर @GE00 का। तो भाई जी, आपको बता दूं कि मैं किसी कंपनी के लिए बायस नहीं हूँ और ना ही मैं कोई फैन बॉय हूँ। मैं मोस्टली यहाँ व्यूअर्स की प्रॉब्लम को उठाता हूँ और अपनी वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे इतना तो भरोसा है अपने व्यूअर्स पर कि वो एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलेंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इतना अच्छा सब्सक्राइबर बेस मिला है। सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, सही चीज पे मेरी तारीफ भी करते हैं और गलत चीज होने पर मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं। लास्ट वीडियो में मेरी टीम से एडिटिंग में एक मिस्टेक हो गई थी, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मेक श्योर करता हूँ आगे से इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। तो ये एनालिसिस किसी गैस वर के रूमर पे बेस नहीं है। ये पूरा डेटा 2024 से 2025 के सेल्स नंबर, एवरेज मंथली डिमांड और रियल शोरूम लेवल रियलिटी पर बेस्ड है। यहाँ हम इंजीनियर स्पेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइक कितनी बिक रही है, प्राइस के हिसाब से उसकी डिमांड क्या है और लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रैंक नंबर 15 से। नंबर 15 पे आती है टीवीएस रेडियन, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रफली 70 से 80 हजार रुपए के बीच आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टीवीएस रेडियन की सेल्स लगभग 1,58,000 यूनिट रही, लेकिन वही साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 1,31,000 यूनिट पर आ गई। मतलब सीधी सी बात है, अराउंड 17% का क्लियर डिक्लाइन। अगर मंथली एवरेज देखो तो साल 2024-25 में इस बाइक के लगभग 10,900 यूनिट सिर्फ गए पूरे इंडिया में, जो इस सेगमेंट में ऑनेस्टली कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं माना जा सकता। और यहीं पर टीवीएस पर सवाल उठता है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में हीरो स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स जैसे नाम खड़े होते हैं, जिनके सामने रेडियन शोरूम पर बस खड़ी रह जाती है, बिकती कम और बायर को एक्साइट ही नहीं कर पाती है। फिर भी टीवीएस इस बाइक को जिंदा रखे हुए, क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ब्रांड ट्रस्ट थोड़ा सा है और कुछ लोग आज भी इसे सिंपल कंप्यूटर समझ कर ले लेते हैं, भले ही चॉइस से ज्यादा मजबूरी में हो। टीवीएस रेडियन ना ही तो कम्प्लीटली फ्लॉप बाइक है, ना ही हिट है, बल्कि ये एक ऐसी बाइक बन चुकी है जो चल तो रही है लेकिन बस सर्वाइवल मोड में टाइम काट रही है। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है मेरे हिसाब से टीवीएस की सर्विसिंग। अगर आप भी कोई टीवीएस का टू व्हीलर यूज कर रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग किस तरह की कैसी है, एक बार कमेंट में लिख के बताएं ताकि वो लोगों को पता चले। नंबर 14 पर है बजाज CT 125X, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रफली 74 से 80,000 के बीच आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बजाज CT 125X की सेल्स लगभग 92,000 यूनिट रही, लेकिन वही साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 78,000 यूनिट पर आ गई। मतलब ओवरऑल अराउंड 15% का डिक्लाइन क्लियरली दिखता है। मंथली एवरेज के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये लगभग 6,500 यूनिट के आसपास ही बिकी है, जो एक मास मार्केट कम्युनिटी के लिए ऑनेस्टली काफी वीक नंबर माना जाता है। और हाँ, ये मैं पूरे इंडिया की सेल्स बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ एक सिटी में। इस बाइक की लो सेल्स का सबसे बड़ा रीजन है कि बजाज ने CT 125X को रगेड और टफ इमेज के साथ पुश कर दिया, लेकिन बायर्स को ना तो इतनी रगेड बाइक चाहिए थी और ना ही वो एक्स्ट्रा मनी देने को रेडी होंगे। ऊपर से इसी प्राइस रेंज में हीरो HF डिलक्स और स्प्लेंडर जैसे सेफर और ज्यादा ट्रस्टेड ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर भी बजाज इस बाइक को अभी तक मार्केट में रखे हुए क्यों? क्योंकि कुछ रूरल बेल्ट्स और यूटिलिटी यूजर्स जैसे कि दूध वाले या किसान के लिए इसका टफ लुक और बेसिक नेचर काम आ जाता है, लेकिन ये डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाइक को मेन स्ट्रीम बना सके। इसलिए बजाज CT 125X चल तो रही है, लेकिन क्लियरली प्रेशर में है और सर्वाइवल के लिए ये बाइक सिर्फ नीश बायर्स पर ही डिपेंड करती है। नंबर 13 पर आती है होंडा CB200X, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रफली 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में है और नाम से ये बाइक एक एडवेंचर स्टाइल बाइक लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में होंडा CB200X की सेल्स लगभग 38,000 यूनिट पर रही, लेकिन वही साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 29,000 यूनिट पर आ गई। मतलब क्लियर तौर पर अराउंड 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मंथली एवरेज देखे तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 2400 यूनिट पर मंथ ऑल ओवर इंडिया बिकी है, जो इस प्राइस रेंज और एडवेंचर टैग के हिसाब से ऑनेस्टली काफी वीक नंबर है। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन है कि ये दिखने में तो एडवेंचर बाइक लगती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ना तो ये
बायर्स को प्रॉपर एडवेंचर फील दे पाती है और ना ही परफॉर्मेंस का कोई ऐसा फैक्टर जो इसे जस्टिफाई कर सके। और इसी बजट में लोग डायरेक्टली हीरो एक्सपल्स या फिर थोड़ा और पुश करके KTM जैसे ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। होंडा फिर भी इस बाइक को जिंदा रखे हुए है क्योंकि बिग विंग नेटवर्क के थ्रू कंपनी को एक प्रीमियम इमेज फिलर बाइक चाहिए, लेकिन सच ये है कि ये बाइक देखकर ज्यादातर लोग इसे छोड़ ही देते हैं, खरीदने का प्लान कम ही बनाते हैं। सो जैसे जैसे इस लिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे तुम देखना कि अगली बाइक भी कुछ ऐसी कंफ्यूजन का शिकार है जहां बाइक बुरी नहीं है लेकिन कस्टमर के दिमाग में उसकी जगह क्लियर नहीं हो पा रही है। रैंक नंबर 12 पर आती है होंडा लिवो, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 78,000 से 82,000 के बीच में है और नाम से लगता है कि एक सिंपल रिलायबल कम्यूटर होनी चाहिए, लेकिन सेल्स नंबर में कुछ और स्टोरी बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में होंडा लिवो की सेल्स लगभग 28,000 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 23,500 यूनिट पर आ गई। मतलब सीधा अराउंड लगभग 16% का डिक्लाइन बिना किसी शोर शराबे के हो गया। मंथली एवरेज देखा तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 1950 यूनिट पर मंथ बिक पाई है पूरे इंडिया में, जो 110 सीसी होंडा के लिए ऑनेस्टली काफी शॉकिंग नंबर है, क्योंकि इसी शोरूम में खड़ी शाइन और SP सीरीज इससे कहीं ज्यादा अच्छा टेंशन ले जाती है। इस बाइक के लो सेल्स का मेन रीजन ये है कि होंडा ने खुद लीवो को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी, ना कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट, ना क्लियर पोजीशनिंग और ना कोई ऐसा रीजन जिससे बायर बोले कि हाँ मुझे ये बाइक चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि ये बाइक अपने ही सिबलिंग्स के बीच में गुम हो गई। फिर भी होंडा इस बाइक को जिंदा रखे हुए क्योंकि कंपनी को एंट्री लेवल सेगमेंट में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लीवो ज्यादातर शोरूम में बस एक बैकअप चॉइस बनकर रह गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो कि अब हम चैनल पर काफी ज्यादा कंटिन्यू हो चुके हैं और आपको रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों की सपोर्ट। सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ हाइप फीचर के बारे में, सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या करना, बस सिंपली कमेंट के बराबर में स्लाइड करने पे ऑप्शन आएगा हाइप का, आप वीडियो को हाइप कर दो। और सबसे अच्छी चीज, हाइप ऑप्शन 3 बार आप कर सकते हो इसको हाइप। तो अगर हो सके तो आप 3 टाइम इस वीडियो को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। साथ ही लाइक करके और कोई ना कोई एक कमेंट ठोक दो जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो। मैं पक्का आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, तो फटाफट से ये काम कर दो। तो चलिए जैसे जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, अगली बाइक में तुम देखोगे कि कैसे एक थोड़ा ज्यादा प्रीमियम बैच होने के बाद भी सेल्स का हाल और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। रैंक नंबर 11 पर आ जाती है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 और 440, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 2,10,000 के बीच आ जाता है और नाम सुनते ही लगता है कि ये हिमालयन से थोड़ी ज्यादा फन और सिटी फ्रेंडली होनी चाहिए, लेकिन सेल्स नंबर इस एक्साइटमेंट को ठंडा कर देता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्क्रैम की सेल लगभग 28,000 यूनिट पर रही, जबकि साल 2024-25 में ये गिरकर अप्रोक्स 17,000 यूनिट पर आ गई। मतलब एक साल में अराउंड 39% का सॉलिड डिक्लाइन बिना किसी मेजर कंट्रोवर्सी के देखने को मिला है। मंथली एवरेज देखो तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 1420 यूनिट बिकी है पूरे इंडिया में, जो रॉयल एनफील्ड के बैच के हिसाब से ऑनेस्टली काफी अंडरवेलमिंग है, खासकर तब जब इसी शोरूम में क्लासिक और बुलेट जैसे मॉडल्स लाइन लगाकर बिक रहे हो। और हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि स्क्रैम 411 को डिसकंटिन्यू करने के बाद स्क्रैम 440 मार्केट में आ चुकी है, या यूं कहूं कि स्क्रैम 411 की जगह स्क्रैम 440 ने ले ली है। इस बाइक के लो सेल्स का मेन रीजन है कि हिमालयन के कंपैरिजन में इसकी आइडेंटिटी हमेशा कंफ्यूज रही, ना तो प्रॉपर एडवेंचर फील, ना प्रॉपर स्ट्रीट बाइक की क्लैरिटी। ऊपर से हिमालयन 450 आने के बाद बायर्स का ध्यान सीधा उधर शिफ्ट हो गया और स्क्रैम 440 सीधा साइड हो गई। फिर भी रॉयल एनफील्ड इस बाइक को मार्केट में रखे हुए है। क्यों? क्योंकि कंपनी को हिमालयन प्लेटफॉर्म पर एक लाइटर और स्लाइटली डिफरेंट ऑप्शन चाहिए। लेकिन सच ये है कि स्क्रैम 440 ज्यादातर लोग देखकर बोल देते हैं कि ठीक है पर बाद में ले लेंगे, और बाद में वो बाइक कभी नहीं खरीदी जाती। हमारे इस लिस्ट में रैंक नंबर 10 पर आती है बजाज डोमिनार 250, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 1,90,000 रुपए के बीच है और नाम से ऐसा लगता है कि ये टूरिंग सेगमेंट को डोमिनेट करने वाली हो, लेकिन सेल्स नंबर कुछ और ही कहानी सुना देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डोमिनार 250 की सेल्स लगभग 18,000 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 12,000 यूनिट पर आ गई। मतलब सीधा अराउंड 33% का डिक्लाइन बिना किसी शौक के क्वाइटली हो गया। मंथली एवरेज देखे तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 1000 यूनिट ही सेल हो पाई है पूरे इंडिया में, जो डोमिनार जैसे हैवी नाम के लिए ऑनेस्टली काफी वीक नंबर है। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन है कि बाइक बीच में फंस कर रह गई है। 250 सीसी होने के बावजूद प्राइस और वेट दोनों ऐसे हैं कि बायर थोड़ा और पुश करके KTM या फिर सीधा डोमिनार 400 की तरफ देख लेते हैं, जहां वैल्यू ज्यादा क्लियर लगती है। बजाज फिर भी इस बाइक को जिंदा रखे हुए है क्योंकि कंपनी को डोमिनार फैमिली में एक लोअर एंट्री ऑप्शन चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि शोरूम में डोमिनार 250 ज्यादातर कंपैरिजन के लिए ही यूज हो रही है। फाइनल डिसीजन किसी और बाइक पर ही जाकर होता है। रैंक नंबर 9 पर आती है यामाहा FZX। इसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 1,36,000 से 1,40,000 के बीच आता है और लुक्स ऐसे है जैसे रेट्रो भी हो और मॉडर्न भी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में FZX की सेल्स लगभग 21,000 यूनिट रही, जबकि वही साल 2024-25 में गिरकर लगभग 9,500 यूनिट पर आ गई। मतलब एक साल में अराउंड 55% का हैवी डिक्लाइन सीधा दिखता है। मंथली एवरेज देखें तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 790 यूनिट पर मंथ ही सेल हो पाई है पूरे इंडिया में, जो यामाहा जैसे ब्रांड और प्राइस पॉइंट के लिए ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर है। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन सिंपल है, प्राइस के हिसाब से बायर्स को ना तो प्रॉपर परफॉर्मेंस मिलती है, ना ही फीचर्स का ऐसा पैकेज जो उसे जस्टिफाई करे। ऊपर से इसी बजट में यामाहा की ही MT-15 ज्यादा स्पोर्टी और एक्साइटिंग लगती है, जिससे इसके सामने FZX शोरूम में ही साइड हो जाती है। और अब तो इसकी जगह लेने के लिए यामाहा XSR 155 मार्केट
मार्केट में आ चुकी है। तो अगर आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ ही आई बटन पे मिल जाएगा। पूरा मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया सभी फीचर्स हर एक चीज के बारे में, तो ये वीडियो जरूर देखना। यामाहा FZX को जिंदा रखे हुए क्योंकि कंपनी को FZ प्लेटफॉर्म पर एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ऑप्शन चाहिए, लेकिन सच ये है कि लाइफस्टाइल बाइक के लिए सिर्फ लुक्स ही काफी नहीं होता और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और यहीं पर FZX थोड़ा एक्सपोज हो जाती है। और जैसे जैसे लिस्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बाइक में तुम देखोगे कि कैसे एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड और इमेज के बावजूद डिमांड का ग्राफ और ज्यादा स्टीप होता जाता है। रैंक नंबर 8 पर आती है SZ रोडस्टर, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 2,20,000 के आसपास रहता है, और नाम सुनते ही लगता है कि ये जावा SZ लेगेसी के रोड पर वापस लेकर आएगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये SZ रोडस्टर की सेल्स लगभग 14,500 यूनिट रही। वहीं साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 7,900 यूनिट पर आ गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 45% का स्ट्रेट डिक्लाइन बिना किसी हाइप के क्वाइटली हो गया। मंथली एवरेज देखे तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 660 यूनिट पर मंथ ही बिक पाई है, जो 300 सीसी प्लस सेगमेंट और इसी प्राइस पॉइंट के लिए ऑनेस्टली काफी अलार्मिंग नंबर है। इस बाइक के लो सेल्स का सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट का इशू, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी फीडबैक, सर्विस एक्सपीरियंस को लेकर के डाउट और ऊपर से रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड का डायरेक्ट प्रेशर, जिसके सामने SZ रोडस्टर शोरूम में खड़ी रह जाती है लेकिन बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाती। सो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जावा SZ को जो है महिंद्रा कंपनी ओन करती है और वही सब कुछ इसका चलाती है। और महिंद्रा टू व्हीलर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा सर्विसिंग की रही है। अगर आप इसकी पूरी रियलिटी जानना चाहते हैं कि महिंद्रा ने कैसे कैसे एक अपनी लेजेंडरी बाइक को खत्म कर दिया, उसके लिए आप ये वाले वीडियो देखना। महिंद्रा मोजो के बारे में मैंने पूरी बात की है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इतनी कम सेल्स होने के बावजूद ही कंपनी से क्यों जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि ब्रांड को अपनी लाइनअप में एक रोडस्टर आइडेंटिटी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि रोडस्टर ज्यादातर लोग टेस्ट राइड तक ही ले जाते हैं, परचेज डिसीजन वहीं पर रुक जाता है। इस लिस्ट में अगली आने वाली बाइक तुम देखोगे कि कैसे एक क्रूजर बैच के बावजूद सेल्स का हाल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। रैंक नंबर 7 पर आती है बजाज एवेंजर 220 क्रूज, और ये बाइक एक टाइम पर इंडिया की सबसे अफोर्डेबल क्रूजर मानी जाती थी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एवेंजर 220 क्रूज की सेल्स लगभग 12,000 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 6200 यूनिट पर आ गई। मतलब सीधा अराउंड 48% का शार्प डिक्लाइन बिना किसी मेजर अनाउंसमेंट के देखने को मिला है। और इसका रीजन तुम लोग जानते ही हो। मंथली एवरेज देखो तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 520 यूनिट पर मंथ ही बिक पाई है पूरे इंडिया में, जो इतने पुराने और पहचाने हुए नाम के लिए ऑनेस्टली काफी वीक नंबर है। इस बाइक के लो सेल्स का मेन रीजन ये है कि एवेंजर का कॉन्सेप्ट सालों से सेम ही चल रहा है, ना मेजर अपडेट ना फ्रेश अपील। ऊपर से रॉयल एनफील्ड ने क्रूजर बायर्स के दिमाग में अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली है, जिसके सामने एवेंजर धीरे धीरे इरेलेवेंट होने लगी है। वैसे मेरा एवेंजर बाइक के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, और मैंने इस बाइक के ऊपर 2 वीडियोस भी बनाए जिसमें मैंने पूरी स्टोरी भी कवर की है और मैंने रिव्यू भी दिया है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब बाइक इतनी आउटडेटेड हो चुकी है तो फिर भी कंपनी से जिंदा क्यों रखे हुए, क्योंकि कंपनी के लिए ये एक लो कॉस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट है। लेकिन सच ये है कि आज एवेंजर ज्यादातर नॉस्टैल्जिया पर चल रही है, डिमांड पर नहीं। तो अपने इस लिस्ट में रैंक नंबर 6 पर आती है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 3,94,000 के आसपास है, और नाम सुनते ही ये रॉयल एनफील्ड की प्रीमियम फ्लैगशिप क्रूजर लगती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सुपर मीटियोर 650 की सेल लगभग 16,500 यूनिट रही ऑल इंडिया, जबकि साल 2024-25 में गिरकर 10,800 यूनिट पर आ गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 35% का क्लियर डिक्लाइन देखने को मिला बिना किसी मेजर कंट्रोवर्सी के। मंथली एवरेज के हिसाब से देखें तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 900 यूनिट पर मंथ के आसपास ही बिक पाई है, जो रॉयल एनफील्ड का ओवरऑल स्केल के कंपैरिजन में काफी कम है, स्पेशली जब इसी ब्रांड की 350 सीसी बाइक्स हर महीने हजारों में बिकती है। इस बाइक के लो सेल्स का रीजन सिंपल है, ये बाइक हैवी है, महंगी है और क्रूजर सेगमेंट खुद एक नीश कैटेगरी है। ऊपर से इसी शोरूम में इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी ज्यादा प्रैक्टिकल और वैल्यू ड्रिवन ऑप्शन लगते हैं, जिनके सामने सुपर मीटियोर 650 का अपील लिमिटेड रह जाता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड फिर भी इस बाइक को लाइनअप में जिंदा रखे हुए, क्यों? क्योंकि कंपनी को 650 सीसी रेंज में एक प्रॉपर लॉन्ग व्हील बेस क्रूजर दिखानी होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सुपर मीटियोर 650 ज्यादातर लोग एडमायर करते हैं लेकिन खरीदते नहीं। रैंक नंबर 5 पर आती है होंडा CB350 RS, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 2,20,000 के आसपास रहता है, और रेट्रो बैच के साथ ये काफी प्रॉमिसिंग लगती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में CB350 RS की सेल्स लगभग 28,000 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में ये गिरकर 17,000 यूनिट पर आ गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 39% का क्लियर डिक्लाइन देखने को मिला है बिना किसी शोर शराबे के। मंथली एवरेज देखे तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 1420 यूनिट पर मंथ ही बिक पाई है पूरे इंडिया में, जो 350 सीसी सेगमेंट और होंडा की प्रीमियम पोजीशनिंग के हिसाब से ऑनेस्टली काफी अंडरवैल्यूइंग नंबर है। इस बाइक की लो सेल्स के मेन रीजन ये है कि बिग विंग नेटवर्क लिमिटेड है, ऊपर से इसी शोरूम में होंडा हाईनेस ज्यादा फेमिलियर और सेफर चॉइस लगती है, और रॉयल एनफील्ड का ब्रांड पुल अभी भी इस सेगमेंट में इतना स्ट्रॉन्ग है कि CB350 RS ज्यादातर कंपैरिजन तक ही सिमट के रह जाती है। होंडा फिर भी इस बाइक को जिंदा रखे हुए क्योंकि कंपनी को 350 सीसी स्पेस में अपनी प्रेजेंस मेंटेन करनी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि RS का स्पोर्टी ट्विस्ट बायर्स को उतना कन्विंस नहीं कर
पाता जितना होंडा से एक्सपेक्ट किया जाता है, और कस्टमर सीधा रॉयल एनफील्ड हंटर जैसी बाइक की तरफ चला जाता है। अपनी इस लिस्ट में रैंक नंबर 4 पर आती है KTM 250 एडवेंचर। इसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 2,55,000 के आसपास है और पेपर पर ये एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक लगती है, लेकिन सेल्स नंबर यहाँ पर रियलिटी दिखा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में KTM 250 एडवेंचर की सेल्स लगभग 9,800 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 7,000 यूनिट पर आ गई। मतलब एक साल में अराउंड 29% का क्लियर डिक्लाइन देखने को मिला। मंथली एवरेज के हिसाब से देखो तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 580 यूनिट पर मंथ ही बिक पाई है पूरे इंडिया में, जो KTM जैसे परफॉर्मेंस ब्रांड और एडवेंचर सेगमेंट के लिए ऑनेस्टली काफी वीक नंबर है। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन सिंपल है, बायर्स थोड़ा और बजट बढ़ाकर सीधा 390 एडवेंचर की तरफ चले जाते हैं, जहां पावर, फीचर और ओवरऑल वैल्यू ज्यादा मिलती है, और यही 250 एडवेंचर बीच में फंस कर रह जाती है। KTM फिर भी इस बाइक को लाइनअप में जिंदा रखे हुए है, क्योंकि कंपनी को एडवेंचर फैमिली में एक लोअर एंट्री पॉइंट चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि शोरूम में ये बाइक ज्यादातर कंपैरिजन के काम आती है। फाइनल डिसीजन ज्यादातर एडवेंचर 390 पर जाकर ही खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे इस लिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे, अगली बाइक में तुम देखोगे कि कैसे क्वार्टर लेटर सेगमेंट में सेल्स और भी ज्यादा टाइट होती जा रही है। रैंक नंबर 3 पे आती है सुजुकी जिक्सर SF250। इसका एक्स-शोरूम प्राइस रफली 1,92,000 के आसपास है। नाम से एक प्रॉपर क्वार्टर लेटर स्पोर्ट बाइक लगती है, लेकिन सेल्स नंबर यहाँ भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सच दिखा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जिक्सर SF250 की सेल्स लगभग 8,200 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में गिरकर अप्रोक्स 4,900 यूनिट पर आ गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 40% का स्ट्रेट डिक्लाइन बिना किसी बड़े शोर शराबे के हो गया। मंथली एवरेज के हिसाब से देखे तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 400 यूनिट पर मंथ के आसपास ही बिक पाई है पूरे देश में, जो एक 250cc फेयर मोटरसाइकिल के लिए ऑनेस्टली काफी वीक नंबर है, खासकर तब जब इस प्राइस बैंड में बायर्स के आसपास ज्यादा पॉपुलर और एस्पिरेशनल ऑप्शन मौजूद होते हैं। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन है कि इस बजट में बायर्स या तो यामाहा R15 जैसे प्रोवन या ज्यादा एस्पिरेशनल मॉडल्स की तरफ चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा और बजट बढ़ाकर बिगर परफॉर्मेंस बाइक देख लेते हैं, जहां सुजुकी का ब्रांड पुल इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं रहता है। सुजुकी फिर भी जिक्सर SF250 को लाइनअप में जिंदा रखे हुए, क्योंकि कंपनी को अपनी रेंज में एक फेयर फ्लैगशिप दिखानी होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बाइक ज्यादातर शोरूम में कंपैरिजन का रोल प्ले करती है। फाइनल बाइंग डिसीजन बनाना इसके लिए मुश्किल हो चुका है। और जैसे ही हम इस लिस्ट में अगली बाइक की तरफ बढ़ेंगे, तुम देखोगे कि ऐसे नंबर्स और भी नीचे चले जाते हैं, जहां मंथली सेल 300 यूनिट के आसपास सिमट जाती है और सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। रैंक नंबर 2 पर आती है सुजुकी जिक्सर 250। इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 1,86,000 के आसपास है, और पेपर पर ये भी बैलेंस क्वार्टर लीटर नेकेड बाइक लगती है, लेकिन सेल्स नंबर यहाँ भी एकदम स्ट्रिक्ट रियलिटी दिखा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जिक्सर 250 की सेल्स लगभग 6,100 यूनिट रही, जबकि साल 2024-25 में और गिरकर अप्रोक्स 3500 यूनिट पर आ गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 43% का शार्प डिक्लाइन बिना किसी अनाउंसमेंट के। मंथली एवरेज के हिसाब से देखो तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 290 यूनिट्स पर मंथ ही बिक पाई है पूरे इंडिया में, जो एक 250cc नेकेड मोटरसाइकिल के लिए ऑनेस्टली काफी क्रिटिकल नंबर है, खासकर जब इसी प्राइस रेंज में बायर्स को ज्यादा पावरफुल या ज्यादा पॉपुलर ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं। इस बाइक की लो सेल्स का मेन रीजन सिंपल है, इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सुजुकी का 250 पोर्टफोलियो ना तो एग्रेसिव अपडेट ला पाया और ना ही कोई ऐसा क्लियर पोजीशनिंग दे पाया बायर्स को, जिससे कहे कि हाँ यार ये बाइक जरूर लेनी है। रिजल्ट ये हुआ है कि जिक्सर 250 धीरे धीरे रेडार से बाहर होती चली गई है। खैर इस चीज को देखते हुए कंपनी ने एक अपडेट तो लेके आया इनके ऊपर, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं किया, कॉस्मेटिक चेंज कर दिए, कुछ ग्राफिक्स और कुछ कलर ऑप्शन दे दिए। पता नहीं क्या समझते हैं इंडिया की पब्लिक को ये। सो मेरा सुजुकी कंपनी से इतना कहना है कि अगर तुम्हें जिक्सर की सेल बढ़ानी है तो इसका अपडेट लेके आओ, इसकी नेक्स्ट जनरेशन लेके आओ, इसे रिलेवेंट बनाओ आज के मार्केट के हिसाब से, वरना इससे बुरे हाल होने वाले हैं इसके। लेकिन बात यहाँ आती है कि सुजुकी इसको लाइनअप में क्यों रखे हुए है, क्योंकि कंपनी को 250cc सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखनी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बाइक ज्यादातर शोरूम में देखकर छोड़ दी जाती है, परचेज डिसीजन तक पहुंचना इसके लिए मुश्किल हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सेल्स रिपोर्ट वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से अभी लाइक कर दो, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर के इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। और इसे शेयर भी करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स वगैरह में, जो राइडिंग ग्रुप्स है जो भी है, आप उधर भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए आते हैं बाइक नंबर 1 पर। रैंक नंबर 1 पर आती है रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650। और यहीं पर लिस्ट का सबसे शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है, क्योंकि जिस ब्रांड की बाइक इंडिया में हर महीने लाखों में बिकती है, उसी ब्रांड के लिए सेल्स मामले में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शॉटगन 650 की सेल्स लगभग 3200 यूनिट रही। वहीं साल 2024-25 में ये गिरकर लगभग 1800 यूनिट पहुंच गई। मतलब एक ही साल में अराउंड 44% का स्ट्रेट कोलैप्स, बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी ऑफिशियल वार्निंग के। मंथली एवरेज के हिसाब से देखें तो साल 2024-25 में ये बाइक लगभग 150 यूनिट पर मंथ ही बिक पाई है, जो रॉयल एनफील्ड जैसे स्केल वाले ब्रांड के लिए ऑनेस्टली हार्ड टू बिलीव नंबर है, खासकर इसी शोरूम में जब इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी जैसे मॉडल्स हजारों में बिक जाते हैं। इस बाइक की लो सेल्स
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शॉटगन एक बहुत ज्यादा ही नीश कॉन्सेप्ट बोबर पर बेस्ड है जो इंडियन बायर्स के टेस्ट से मैच नहीं कर पाया। ऊपर से हैवी वेट, प्रीमियम प्राइसिंग और लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी ने इसे एक लुक बट डोंट बाय बाइक बना दिया। रॉयल एनफील्ड फिर भी इस बाइक को लाइनअप में जिंदा रखे हुए क्योंकि कंपनी को अपनी 650 सीसी फैमिली में एक बोल्ड लाइफस्टाइल स्टेटमेंट चाहिए होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये बाइक ज्यादातर शोरूम में क्यूरियोसिटी पीस बनकर रह गई है, डिमांड जनरेटर बिल्कुल नहीं बन पाई। और बनेगी भी कैसे, क्योंकि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो बोबर लगती है, ना क्रूजर लगती है, ना ये स्ट्रीट बाइक लगती है। इसका कोई स्पेसिफिक सिस्टम ही नहीं है। इवन मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक सिर्फ एक बाइक देखी है रोड पर चलती हुई। इंडिया के सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल ब्रांड होने के बावजूद रॉयल एनफील्ड की ये बाइक आज भी मार्केट के सबसे कम बिकने वाली बाइक में शुमार हो चुकी है, जो क्लियरली दिखाता है कि एक ब्रांड नेम अकेला सेल्स गारंटी नहीं होता। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुजुकी, केटीएम जैसे ब्रांड्स की बाइक स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड जैसे जायंट ब्रांड की बाइक भी इस लिस्ट में बिल्कुल लास्ट नंबर पर पहुंच चुकी है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। ब्रांड बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्स के पीछे छुपी हुई मार्केट रियलिटी समझना चाहते हो बिना किसी फैन बॉय लॉजिक के, तो ऐसी वीडियोस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और हाँ, कमेंट में बताओ कि कौन सी बाइक ने तुम्हें ज्यादा सरप्राइज किया और कौन सी बाइक इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे ही रियल डेटा ड्रिवन मोटरसाइकिल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ सुनो वीडियो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, चैनल खोल लो और बाकी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियोस देखो।